बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। ओके, सो दिस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये बेसिकली अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर आ जाती है। ठीक है, सो इम्यून सिस्टम के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है, लेकिन अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है। ठीक है, इसे हम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं या हम इसे अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ओके, सो दिस सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, सो बेसिकली जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे मुख्तलिफ इम्यून सेल्स आ जाते हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स हो गए, टी लिम्फोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो गए वगैरह। एंड दिस डिफेंस इज स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि ये वाला डिफेंस क्या करेगा कि इसके अंदर जो हमारे WBC थे ना, वो स्पेसिफिकली या तो वायरस को किल करेंगे, या तो बैक्टीरिया को किल करेंगे, या तो फंगाई को किल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म 100 मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ जाएं तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन तमाम को किल कर देगा। ऐसे नहीं होता, ये बेसिकली सिर्फ खास मखसूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ओके, so this system and its response varies from person to person and is more powerful mean of resisting infection. ठीक है, सो बेसिकली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना कुछ पर्सन के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि कुछ बंदे का जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कुछ बंदे का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ओके, एंड इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीन ऑफ रेजिस्टिंग इन्फेक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल इम्यून सिस्टम है ना हमारा, दिस इज़ द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, और इसके अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। अब बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स आ जाते हैं, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स आ जाते हैं, उनके पास एक शनाख्त होती है, एक आइडेंटिटी होती है कि भाई ये हमारे अपने ही बॉडी सेल्स ही हैं। ठीक है, सपोज दिस इज अ न्यूक्लिएटेड सेल और इसके पास बेसिकली एक शनाख्त होती है, एक प्रोटीन होती है इसके मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे, जिसे हम कहते हैं MHC क्लास 1। ठीक है, MHC क्लास 1। ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, ठीक है ना, उनके पास बेसिकली एक प्रोटीन होती है उनके सेल मेम्ब्रेन पे, जैसे हम कहते हैं MHC क्लास 2। ठीक है, सो ये जो मैंने रिसेप्टर बनाया है ना, ये जो मैंने प्रोटीन बनाई है, दिस इज द MHC क्लास 2। ठीक है, so for the adaptive immune system to work, it is first necessary to recognize the foreign organism as non-self by the immune system। ठीक है ना, by immune cells। और बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ टी लिम्फोसाइट्स है, जो टी सेल्स है, जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो गए, ठीक है, या जो नेचुरल किलर सेल्स हो गए, वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं और हमारे बॉडी के सेल्स जो है ना उनको चेक करते रहते हैं कि भाई ये सेल्स अपने ही सेल्स है ना या कोई बाहर से आए हुए सेल्स हैं। So it is made possible by identification of antigens of invading microorganism। ठीक है, अब बेसिकली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनके पास हमेशा एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, सो सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है एंड दिस इज द एंटीजन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एंड सपोज दिस इज द मैक्रोफेज। ठीक है ना, ये हमारे बॉडी का मैक्रोफेज है और इस मैक्रोफेज के ऊपर यहाँ पे होगी एंटीबॉडी। ओके, सो दिस इज द एंटीबॉडी। ठीक है, अब बेसिकली एंटीजन जो है ना, एंटीजन बैक्टीरिया का, ये यहाँ एंटीबॉडी पे आके लगेगा। ठीक है, अब ये जो एंटीजन है ना ये फिर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और फिर बाद में क्या होगा कि मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसाइज कर लेगा और इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो बेसिकली जो एंटीजन होती है ना वो तमाम इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्वेडिंग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे बॉडी के अंदर इन्वेड हुए हैं, दाखिल हुए हैं। ओके, सो उनके पास क्या होती है, एंटीजन होती है, और ये एंटीजन क्या है, इट इज़ अ प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल। ओके, the antigen could be any foreign macromolecule, especially protein, which can elicit the immune response। ठीक है, सो बेसिकली एंटीजन एक ऐसी प्रोटीन होती है या एक ऐसा मैक्रोमोलेक्यूल होता है, ठीक है ना, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गई वगैरह, जो कि क्या करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करती है। ठीक है, यानी कि जब ये बैक्टीरिया जब बैक्टीरिया का एंटीजन जो है जब मैक्रोफेज के ऊपर आके लगेगा, तब मैक्रोफेज क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो शो करेगा। इम्यून रिस्पॉन्स कैसे शो करेगा, ये काफ़ी सारी प्रोटीन्स रिलीज करेगा, केमिकल प्रोटीन्स रिलीज करेगा, और ये केमिकल प्रोटीन क्या करेंगी कि बाकी जो WBCs है ना, उन WBCs को बुलाएंगी और उन्हें कहेंगी कि भाई बैक्टीरिया आ गए,
आओ इसको मारो, ठीक है। सो मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, या तो इसे खुद डिस्ट्रॉय कर देगा, या बेसिकली बाकी WBCs को बुलाएगा और उन्हें कहेगा कि भाई इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दो, ओके। So, which can elicit the immune response. In response to the particular antigen, B lymphocytes produce a small, soluble and specific protein called the antibody, which combines with the specific antigen and help to destroy the antigen, displaying the pathogenic microorganism. ठीक है, so इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब बेसिकली सपोज दिस इज अ बी सेल, ठीक है ना, ये बी लिम्फोसाइट है। देखिए बी लिम्फोसाइट के लिए या बी सेल के लिए बात एक ही है, ठीक है। सो बेसिकली बी सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, ओके। सो दिस इज द रिसेप्टर, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया का ये यहाँ पे एंटीजन है, ठीक है। अब जैसे ही ये एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ठीक है, तब ये जो बी सेल है ना, बी सेल बेसिकली डिवाइड हो जाएगी इनटू द प्लाज्मा सेल, ठीक है। बी सेल बेसिकली डिवाइड हो जाएगी इनटू द प्लाज्मा सेल, ठीक है। सो बी सेल डिवाइड हो जाएगी प्लाज्मा सेल, तो प्लाज्मा सेल जो है ना ये फिर आगे चल के क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। प्लाज्मा सेल आगे चल के एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज भी प्रोटीनीशियस मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी कि इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी और इस बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली जो बी सेल है ना, बी सेल के ऊपर जैसे ही एंटीजन लगता है तो बी सेल प्लाज्मा सेल भी प्रोड्यूस करती है, और उसके अलावा बी सेल जो है ना ये मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करती है, मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस करती है। और ये मेमोरी सेल क्या करते हैं कि इनके अंदर एक मेमोरी फिक्स हो जाती है कि भाई ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, ये वाला पार्टिकुलर बैक्टीरिया और ये वाला पार्टिकुलर एंटीजन ये हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं, और अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये दाखिल हो ना तो हम इनको इजीली और जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। सो मेमोरी सेल बेसिकली मेमोरी बना के रखते हैं कि भाई ये वाला जो बैक्टीरिया है अगर ये दोबारा से आया तो हमें इन्हें जल्दी से डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। सो वंस अगेन मैं बता देता हूँ, जैसे ही एंटीजन यहाँ पे बाइंड हुआ, ठीक है, इस रिसेप्टर के ऊपर, बी सेल के रिसेप्टर के ऊपर, तो बी सेल ने एक तो प्लाज्मा सेल बनाया और प्लाज्मा सेल ने बेसिकली एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या है, दीज आर द प्रोटीन्स, और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस बैक्टीरिया को और इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। उसके अलावा बी सेल ने मेमोरी सेल्स भी बनाया, और मेमोरी सेल का क्या काम होता है, मेमोरी बना के रखना, ठीक है। यानी कि मेमोरी सेल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये वाला बैक्टीरिया आ जाए तो हमें इसे जल्दी से डिस्ट्रॉय करना है, ओके। So the immune system of a vertebrate can produce billions of different antibodies. देखिए जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो बिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, तो याद रखिए जितने भी बी सेल्स होते हैं ना, मुख्तलिफ बी सेल के अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर पाए जाते हैं। कुछ का रिसेप्टर इस शेप का होगा, कुछ का रिसेप्टर जो है ना वो इस शेप का होगा, कुछ का रिसेप्टर जो है वो इस शेप का होगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो है ना एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक है। और ये भी याद रखिए बैक्टीरिया के पास हमेशा सिर्फ ये वाला एंटीजन नहीं होगा, ठीक है ना, मुख्तलिफ एंटीजन हो सकते हैं। जैसे कि ये वाला भी एंटीजन हो सकता है, ये वाला भी एंटीजन हो सकता है, ये वाला भी एंटीजन हो सकता है, ठीक है। सो इस वजह से कुदरत ने क्या किया कि हमारे अंदर जो बी सेल्स है ना, मुख्तलिफ बी सेल के अंदर मुख्तलिफ शेप्स के रिसेप्टर हैं, ठीक है, ताकि मुख्तलिफ एंटीजन जो है ना बैक्टीरिया की वो यहाँ पे आके बाइंड करें और ताकि उनके खिलाफ एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स बन सके, ओके। So not only the immune system destroys in this way the pathogenic organism, but it also memorizes it and can produce the antibodies against the same pathogen in case of reinfection, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो बी सेल्स होते हैं ना वो मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं और उन्हें मेमोराइज कर देते हैं, ठीक है ना, ये बॉडी को मेमोराइज करवा देती है मेमोरी सेल्स के भाई ये वाला बैक्टीरिया जो है ना अगर नेक्स्ट टाइम दाखिल हो तो हमें उसे जल्दी से डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो अगर री इन्फेक्शन हो यानी कि दोबारा से अगर वही वाला इन्फेक्शन हो, वही सेम बैक्टीरिया आ जाए, तो ये मेमोरी सेल्स जो है ना ये फिर बॉडी को मैसेज प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये सेम बैक्टीरिया जो है वो दाखिल हो गया है, अब इसे जल्दी से डिस्ट्रॉय करोगे। So the distinction between the self and non-self is the hallmark of the immune system, ठीक है। So immune system का काम ही यही होता है कि सेल्फ एंटीजन को, हाँ, जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्फ एंटीजन है उनको, और जो नॉन सेल्फ एंटीजन है यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एंटीजन है उनको आपस में डिफरेंशिएट करना, उनको उनमें डिफरेंस प्रोड्यूस करना, ओके।
As you have already learned about the MHC class 1 and MHC class 2 as our cell surface marker or cell identification cards which are to be displayed on cell membrane of each and every cells of the body. देखिए MHC class 1 जो है ना ये बेसिकली रिसेप्टर होता है और ये तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं ना जो हमारे बॉडी के हैं उन तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन जो MHC क्लास 2 होता है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है। बिकॉज ये क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करके और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एंटीजन है वो अपने सरफेस के ऊपर रखते हैं और उन्हें प्रेजेंट करते हैं टी लिम्फोसाइट को, जिस वजह से हम इन्हें कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। Being caused by a specific set of genes, MHC proteins are found in all vertebrate. देखिए MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 क्या हैं? दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये रिसेप्टर हैं और ये प्रोटीन से बने हुए हैं। और हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो तो जितने भी प्रोटीन्स होती हैं ना वो तमाम के तमाम प्रोटीन्स डीएनए से बनती हैं, ठीक है। और डीएनए किससे बना हुआ होता है? डीएनए काफ़ी सारे जीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो तमाम के तमाम जीन से बनते हैं, ठीक है। तो जो MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 है ना, इनको बनाने वाली भी अपनी अपनी जीन्स होंगी, ठीक है। सपोज दिस इज द जीन नंबर 1 एंड दिस इज द जीन नंबर 2। जीन नंबर 1 क्या करेगी? MHC क्लास 1 को बनाएगी और जीन नंबर 2 जो है ना ये बेसिकली MHC क्लास 2 को बनाएगी, ठीक है। सो तमाम वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, जितने भी वर्टिब्रेट्स यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म के पास वर्टिब्रल कॉलम है उन तमाम के पास बेसिकली MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 प्रोटीन जो है ना ये मौजूद होती है, ओके। और इन प्रोटीन्स को बेसिकली हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम भी कह सकते हैं, ओके। As you can see that the MHC class 1 is composed of the 3 alpha subunit and a beta microglobulin, ठीक है। सो अब आप इसको इस वाले डायग्राम से फोकस करें, ठीक है। सो लुक एट दिस डायग्राम, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, दिस इज द MHC क्लास 1 और MHC क्लास 1 जो है ना वो 4 मुख्तलिफ प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। दिस इज द अल्फा 1 प्रोटीन, ठीक है। दिस इज द अल्फा 2 प्रोटीन, दिस इज द अल्फा 3 प्रोटीन एंड दिस इज द बीटा माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है ना। बीटा माइक्रोग्लोबुलिन क्या है? दिस इज आल्सो द प्रोटीन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा 1 प्रोटीन और अल्फा 2 प्रोटीन के बीच में यहाँ पे एक गड्ढा है, ठीक है ना, एक पूरा ग्रूव बना हुआ है, ओके। सो बिटवीन अल्फा 2 एंड अल्फा 1 देयर इज अ ग्रूव टर्म्ड एज बाइंडिंग ग्रूव फॉर इंटरेक्शन विद द NK सेल्स थ्रू इट्स इनहिबिटरी रिसेप्टर, ठीक है। सो अब इसको मैं थोड़ा इरेज करके समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि MHC क्लास 1 के अंदर जो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 प्रोटीन्स जो हैं इनके बीच में ये वाला जो ग्रूव है ना, इस ग्रूव के ऊपर बेसिकली नेचुरल किलर सेल का रिसेप्टर बाइंड होता है, ठीक है। सो सपोज दिस इज द नेचुरल किलर सेल, ये हमारे पास नेचुरल किलर सेल है और नेचुरल किलर सेल के ऊपर यहाँ पे बेसिकली एक रिसेप्टर होता है, ओके। सो ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज द रिसेप्टर, ठीक है। अब ये रिसेप्टर जो है ना, ये रिसेप्टर यहाँ पे आके MHC क्लास 1 के ऊपर आके बाइंड करेगा, ठीक है। ये इसने यहाँ पे बाइंड कर दिया, ठीक है। अब इस रिसेप्टर का काम ये होता है कि ये इस MHC क्लास 1 के अंदर बाइंड करने के बाद देखेगा कि भाई इस MHC क्लास 1 के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है या कोई मॉडिफिकेशंस तो नहीं है। तो अगर मॉडिफिकेशंस नहीं आई होंगी तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये जो रिसेप्टर है नेचुरल किलर सेल का, ये बेसिकली कुछ इनहिबिटरी सिग्नल्स देगा ताकि इस MHC क्लास 1 को डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, ठीक है ना। बिकॉज ये सिग्नल क्या करेंगे, इम्यून सेल को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है ना, ताकि इम्यून सेल जो है वो इस MHC क्लास 1 को डिस्ट्रॉय ना कर सके, ओके। So on the other hand, the MHC class 2 is comprised of two alpha chains and two beta chains, which is called the heterodimer, ठीक है। अब आप इस वाले डायग्राम पे फोकस करें। So this is the MHC class 2 और MHC class 2 बना हुआ होता है 4 मुख्तलिफ प्रोटीन से, अल्फा 1 प्रोटीन, अल्फा 2 प्रोटीन, ठीक है। देखिए अल्फा 1 प्रोटीन का शेप चेंज है और अल्फा 2 प्रोटीन का भी शेप चेंज है, ठीक है। सो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं हेट्रोडाइमर। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, डाई यानी कि टू, मर्म यानी कि मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सो बेसिकली दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जो है ना उनका मुख्तलिफ शेप है। देखिए अल्फा 1 एंड अल्फा 2, देखिए नाम तो एक ही है, अल्फा ही है, ठीक है, लेकिन इनका शेप चेंज है, ओके। सिमिलरली दिस इज द बीटा 1 प्रोटीन एंड दिस इज द बीटा 2 प्रोटीन, ठीक है। अब ये चीज भी आप देख सकते हैं कि अल्फा 1 एंड बीटा 1 प्रोटीन के बीच में यहाँ पे भी एक पूरा सा गड्ढा है, इसे भी बेसिकली हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, ठीक है।
So on the other hand, MHC class 1 comprise of 2 alpha subunit and 2 beta subunit, which is called the heterodimer. The binding groove is shallow and open at each end. ठीक है, अब इनकी जो बाइंडिंग ग्रूव है, ये जो पूरी बाइंडिंग ग्रूव है ना, ये शैलो है, शैलो यानी कि इतनी डीप नहीं है, ठीक है। और इसके दो एंड्स होते हैं, एक ये लेफ्ट वाला एंड और दूसरा ये राइट वाला एंड, ओके। So MHC class 1 is present on the plasma membrane of all the nucleated cells and platelets, ठीक है। MHC class 1 रिसेप्टर जो है ना, वो तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर मौजूद होता है और प्लेटिलेट्स के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। देखिए ध्यान में रखिए, प्लेटिलेट्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी ये MHC क्लास 1 इन प्लेटिलेट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये MHC क्लास 1 बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में घुसे हुए होते हैं, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द लिपिड बायलेयर, और इसके अंदर बेसिकली ये घुसे हुए होते हैं, ओके। It interacts with the cytotoxic T cells and natural killer cells, ठीक है। सो बेसिकली साइटोटॉक्सिक T cells एंड नेचुरल किलर सेल्स ये क्या करते हैं कि तमाम बॉडी सेल्स जो है ना, उन तमाम बॉडी सेल के पास जो MHC क्लास 1 है, ये साइटोटॉक्सिक T cells एंड नेचुरल किलर सेल्स उन तमाम MHC क्लास 1 के पास जाते हैं और उन्हें देखते हैं कि भाई इनमें कोई चेंजेस तो नहीं आई हुई, ठीक है। So in case of intact MHC class 1, the partnering cells take it as self cell and no adverse response is shown against them, ठीक है। अगर ये जो MHC क्लास 1 जो है, अगर ये इंटेक्ट रहे, सही सलामत रहे, यानी कि इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आई, तो बेसिकली ये जो पेट्रोलिंग सेल्स है ना, यानी कि जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स है, नेचुरल किलर सेल, ये उन सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जिन सेल के अंदर जो MHC क्लास 1 है वो इंटेक्ट है, ठीक है ना, सही सलामत है। और कोई भी एडवर्स रिस्पॉन्स यानी कि जो कोई एडवर्स इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना, वो शो नहीं होगा, ओके। In case of any kind of alteration, modification or loss in MHC class 1, the target cell is taken as non-self and subject to be terminated, ठीक है। Thus altered the MHC class 1 serves as a global alarming system in our body's immune system। अब बेसिकली क्या है कि कुछ सेल ऐसे हैं, सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है ना, जिसका जो MHC क्लास 1 है वो इंटेक्ट है, बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक T सेल, नेचुरल किलर सेल इस सेल को कुछ भी नहीं करेंगे, इस सेल को छोड़ने देंगे। लेकिन सपोज कीजिए ये एक सेल है जिसका जो MHC क्लास 1 है ना, इसमें कोई मॉडिफिकेशन आई हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आई हुई है। तो बेसिकली साइटोटॉक्सिक T सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल ये क्या करेंगे कि इस वाले सेल को नॉन सेल्फ सेल कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। ये यानी कि कंसीडर करेंगे कि भाई ये वाला सेल अपने बॉडी का है ही नहीं, ठीक है। तो ये साइटोटॉक्सिक T सेल्स नेचुरल किलर सेल क्या कर देंगे कि इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर इस सेल से ये जो पूरी MHC क्लास 1 है, अगर ये निकल भी जाए ना, तब भी बेसिकली साइटोटॉक्सिक T सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। So MHC class 2 is displayed on the cell surface of antigen presenting cells such as the macrophages, dendritic cells and B cells, ठीक है। So MHC class 2 जो है ना, ये तमाम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, ठीक है। देखिए बी सेल जो है ना, दिस इज आल्सो द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, बिकॉज ये एंटीजन को प्रेजेंट करती है हेल्पर टी सेल को, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज अ बी सेल, ठीक है ना, बी सेल है और यहाँ पे बेसिकली एंटीजन आया किसी बैक्टीरिया का, ठीक है, यहाँ पे आया एंटीजन बैक्टीरिया का, ठीक है। अब इस बी सेल के पास यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है जिसे हम कहेंगे MHC क्लास 2, ओके। सो दिस इज द MHC क्लास 2, ठीक है। अब ये जो एंटीजन है ना, ये बी सेल इस एंटीजन को यहाँ पे भी रखेगा, ठीक है ना, इस MHC क्लास 2 के ऊपर भी रखेगा। देखिए ये तो एक नॉर्मल रिसेप्टर है इस बी सेल का, ठीक है, लेकिन बी सेल के पास ये वाला भी रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं MHC क्लास 2, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली आएगा हमारे पास है हेल्पर टी सेल, ठीक है ना, हेल्पर टी सेल, ठीक है ना। और हेल्पर टी सेल के पास भी बेसिकली एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना, रिसेप्टर होता है और ये रिसेप्टर आके बाइंड करेगा इस एंटीजन के ऊपर, ठीक है। जैसे इस एंटीजन के ऊपर बाइंड करेगा ना, तो फिर ये हेल्पर टी सेल क्या करेगा, बेसिकली कुछ केमिकल रिलीज करेगा। वो केमिकल क्या करेंगे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल को और बाकी जो मुख्तलिफ WBCs है उनको जाके एक्टिवेट करेंगे और वो फिर आके इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ओके। MHC क्लास 2 इंटरेक्ट्स विद द CD4 T सेल्स। देखिए CD4 T सेल के लें या हेल्पर टी सेल के लें, बात एक ही है, ठीक है ना। देखिए टी सेल के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल, ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं। और हेल्पर टी सेल को हम CD4 टी सेल कहते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल को हम CD8 टी सेल कहते हैं, ओके। And is essential for our adaptive immune system so as to develop a specific immune response, ठीक है। So basically क्या होता है कि वो वाली कहानी जो मैंने आपको बता दी कि बेसिकली जो बी सेल होते हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं इन द MHC क्लास 2। देखिए
बी सेल के पास एक तो उनका नॉर्मल रिसेप्टर होता है, ठीक है, जिनके ऊपर एंटीजन जो है ना बैक्टीरिया का या वायरस का आके लगता है, ठीक है, और उसके बाद ये उसी एंटीजन को MHC क्लास 2 के ऊपर रखती हैं, ठीक है, ताकि हेल्पर टी सेल जो है ना वो आके उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करे और उसके खिलाफ जो है ना वो इम्यून रिस्पॉन्स जारी करे। ओके, if no peptide antigen is displayed on MHC class 2 on macrophage, the helper T cell remain inactive. However, in case of such antigen displays on MHC class 2 of antigen present in cells, the naive TH cells activates and releases number of lymphokines to activate the other immune cells. ठीक है, देखिए अगर ये जो B सेल है, ठीक है ना, ये वाला जो B सेल है, अगर इस B सेल का जो MHC क्लास 2 है, अगर इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं लगेगी, तब ये जो हेल्पर टी सेल है ना ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, और बेसिकली कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जारी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एंटीजन आके लगी हुई है, तो फिर अगर हेल्पर टी सेल यहाँ पे आया है और इसने रिकॉग्नाइज किया है कि भाई कोई एंटीजन यहाँ पे लगी हुई है, तो फिर ये हेल्पर टी सेल क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को जारी करेगा और मुख्तलिफ WBCs को जाके एक्टिवेट करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर जो मैक्रोफेज है, ठीक है ना, मैक्रोफेज के ऊपर जो MHC क्लास 2 है, ठीक है ना, सपोज दिस इज द MHC क्लास 2, अगर इस MHC क्लास 2 के ऊपर कोई एंटीजन आके नहीं लगा हुआ है, तो हेल्पर टी सेल जो है ना कोई भी रिस्पॉन्स जारी नहीं करेगा। लेकिन अगर इस MHC क्लास 2 के ऊपर कोई एंटीजन आके लगा हुआ है किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तब ये हेल्पर टी सेल क्या करेंगे कि इस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जारी करेंगे।